हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मार्च 2026 में इंडिया के अंदर एक ऐसा क्राइसिस चुपके चुपके बिल्ड हुआ जिसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, सीधा आपकी प्लेट तक आ गया। मुंबई में रेस्टोरेंट बंद होने लग गए, दिल्ली में भी कुछ रेस्टोरेंट बंद हुए, हैदराबाद में भी बंद हुए, और हमारे जो लोग लखनऊ से उनको भी पता होगा कुछ बंद हुए। तो रीजन क्या है? एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस, जो ब्लैक में भी मिलने लग गया। और दूसरी तरफ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड आग लग गई और वहां पर भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो सवाल है कि क्या इंडिया में सच में एलपीजी क्राइसिस आ गया है? क्या गैस खत्म हो रहा है? क्या सिर्फ वॉर की वजह से हो रहा है, या फिर एक सिस्टम फेल्योर है जो पहले से बिल्ड हो रहा था? तो आज की वीडियो 6 पार्ट में है। सरकार का मार्च 6 से 10 के बीच में बिग पॉलिसी रिस्पॉन्स, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसमें हाहाकार कैसे मची है, क्राइसिस कैसे आया है, भारत की सबसे बड़ी गलती क्या है, सरकार अब क्या कर रही है, आगे क्या होगा, और इंडक्शन की डिमांड क्यों फटी है और आपको क्या सतर्कता बरतना चाहिए। और एंड में दूंगा मेरा नजरिया, कौन प्रेशर में है, कौन इस चीज को सरवाइव कर जाएगा, आम आदमी को क्या समझना चाहिए। लेकिन एक चीज बता दूं कि ये जो रेस्टोरेंट है ना, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि रेस्टोरेंट मतलब अरे मेरे को खाने को नहीं मिलेगा, मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। आज की वीडियो में जब इस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में सुनोगे तो आप होश उड़ जाएंगे कि कितने लोगों की नौकरी या कमाई पर भी स्टेक आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर देता हूं कि इंडिया में एलपीजी का मतलब सिर्फ घर का सिलेंडर नहीं होता है। दो अलग दुनिया चलती है। एक है डोमेस्टिक एलपीजी जो हम घर में यूज करते हैं, दूसरा है कमर्शियल एलपीजी जो रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्टल, बेकरी, फूड बिजनेस वाले यूज करते हैं। अब सरकार ने इस क्राइसिस में एक स्ट्रॉन्ग क्लियर प्रायोरिटी सेट की कि पहले घर बाद में बिजनेस, और इस डिसीजन ने हाउस होल्ड को लार्जली प्रोटेक्ट किया लेकिन कमर्शियल सेक्टर को हिट कर दिया। और इसलिए आज सीन ये है कि घरों में एंजाइटी है और रेस्टोरेंट में ऑपरेशन कोलैप्स होने लग गए हैं, और मार्केट में अल्टरनेटिव डिमांड खोजा जा रहा है, या जो डिमांड है उसमें आग लग रही है। तो इसमें पहले समझना पड़ेगा कि सरकार का 9 मार्च का फैसला क्या है या उससे पहले क्या हुआ। तो मीडिया में 9 मार्च का डिसीजन बहुत डिस्कस हुआ, लेकिन फुल पिक्चर समझने के लिए 6 मार्च, 7 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च का पूरा सीक्वेंस समझना पड़ेगा। 6 मार्च को इंडिया ने इमरजेंसी पावर इन्वोक किए और रिफाइनर को ऑर्डर दिया कि एलपीजी आउटपुट मैक्सिमाइज करो, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क सीरियस हो गया था। तो राइटर्स के मुताबिक इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है और पिछले साल उसने 33.15 मिलियन मेट्रिक टन कुकिंग गैस कंज्यूम की थी। फिर 7 मार्च को एलपीजी के प्राइस बढ़ते हैं और यहाँ पर दिल्ली में 14.2 केजी डोमेस्टिक सिलेंडर 60 रुपीज महंगे होकर 913 रुपए का हो गया, और 19 केजी का कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए 50 पैसे बढ़ा। ये लगभग 11 महीने में पहली बार मेजर इंक्रीज था। इसके बाद सरकार ने एंटी होल्डिंग मॉडल में काम किया। डोमेस्टिक रिफिल बुकिंग को मिनिमम गैप 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। मतलब आप 21 दिन पे नहीं, ताकि पैनिक बुकिंग और ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल की जा सके। सरकार ने हाउस होल्ड को प्रायोरिटी दी और नॉन डोमेस्टिक सप्लाई को एसेंशियल सेक्टर तक लिमिट करने की लाइन ले ली। 11 मार्च तक ऑयल मिनिस्ट्री ऑफिशियल ने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और इन मेजर के बाद लोकल एलपीजी आउटपुट 25% तक बढ़ गई। अब सरकार के साइड का आर्गुमेंट था कि मिस इंफॉर्मेशन से पैनिक बुकिंग बढ़ रही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा कि सरकार ने जो किया उसका लॉजिक सिंपल था कि हाउस होल्ड किचन बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी इक्वली सिंपल था, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई है। तो कमर्शियल किचन सबसे पहले भैया वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, यानी क्राइसिस का भार हाउस होल्ड से ज्यादा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर शिफ्ट हो गया। अब बात तो बड़ी सिंपल है कि अगर आप कमर्शियल रोकोगे तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर हिट तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब नॉर्मल लोगों को लग रहा होगा अरे ठीक है कोई बात नहीं, हम खाने नहीं जाएंगे, घर का तो बहुत अच्छा कर दिया, बिल्कुल अच्छा कर दिया। बट अब आप समझिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को। यहां पर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने वार्निंग दी कि अगर कमर्शियल एलपीजी सप्लाई रिज्यूम नहीं हुई तो 50% से 60% रेस्टोरेंट आने वाले 3-4 दिनों में बंद हो सकते हैं। एनआरएआई लगभग 5 लाख रेस्टोरेंट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब समझिएगा, 5 लाख को रिप्रेजेंट करता है, बट क्या आपको लगता है सिर्फ 5 ही लाख रेस्टोरेंट पूरे इंडिया में? कमेंट में बताइएगा, इसी से आप समझ सकेंगे ये दर्द काफी बड़ा है।
अब इंडस्ट्री के स्केल को समझिए। मल्टीपल इंडस्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का फूड सर्विस रेस्टोरेंट इकोसिस्टम लगभग 5.7 लाख करोड़ का है। अब फिर से मैं बोलता हूं, ये जो दायरे में आ रहे हैं उनका है, बट नंबर बहुत ज्यादा है और 80 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब को सपोर्ट करता है, यानी 80 लाख लोगों को नौकरी मिल रही है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये क्राइसिस छोटा है या बड़ा है? मुंबई में पहले रिपोर्ट आई कि 20% रेस्टोरेंट हिट हुए। आज की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भैया ये नंबर्स और बढ़ते जा रहे हैं, यानी डे बाय डे प्रॉब्लम बढ़ रही है। दिल्ली में भी सेम स्टोरी आ रही है, हैदराबाद में भी सेम स्टोरी आ रही है, पुणे में भी, मतलब हर जगह थोड़ा ना थोड़ा जैसे जैसे इशू आ रहा है। हम लखनऊ से हैं, आप में से कौन कौन लखनऊ से हैं कमेंट में बताइएगा, तो वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ मॉल्स ने टेनेंट को इलेक्ट्रिकल कुकिंग बैकअप रेडी करने को कहा, ऊपर से पीएनजी सप्लाई में भी कट की रिपोर्ट आई, जिससे प्रेशर और बढ़ गया, राइट। यहाँ तक कि ब्लैक मार्केटिंग की बात आ रही है। जो रफली 2100 का कमर्शियल सिलेंडर है वो 3000 से 4000 में बिक रहा है, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो सिटी की डेली रिक्वायरमेंट लगभग 20,000 कमर्शियल सिलेंडर की बताई जा रही है। और इंडस्ट्री साइड से एक और बड़ा नंबर ये आ रहा है कि अगर ये जो प्रॉब्लम है कंटिन्यू रही तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को 1200 से 1300 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो सकता है। और ये नंबर इंडस्ट्री एस्टीमेट है, ऑफिशियल सरकारी नंबर नहीं, लेकिन क्राइसिस के स्केल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये सिर्फ गैस की दिक्कत नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है। सिलेंडर नहीं तो किचन स्लो, किचन स्लो तो मेन्यू कट तो सेल में गिरावट, सेल में गिरावट तो स्टाफ के नौकरी पर रिस्क, और स्टाफ के नौकरी पर रिस्क तो लोकल इकोनॉमी पर हिट। और सबसे पेनफुल बात, कस्टमर के लिए ये सिर्फ स्विगी पर टेम्पररी अनअवेलेबल दिखता है। जैसे अभी क्या होगा, धीरे धीरे कोई कोई रेस्टोरेंट आपको स्विगी पर दिखना बंद हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए, परमानेंट। लेकिन ऑनर के लिए, जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनके लिए तो कैश फ्लो मर जाने वाली बात है। तो अब सवाल ये आता है कि ये क्राइसिस आया कैसे। यहाँ पर 3 कोर रीजन है जिसको मैं वन बाय वन तोड़ूंगा। सबसे पहला, भारत एलपीजी के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, यानी हम बाहर से मंगाते हैं। राइटर्स के मुताबिक इंडिया ने लास्ट ईयर 33.15 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम की, उसमें से रफली 60% डिमांड इंपोर्ट से आती है, और उस इंपोर्टेड एलपीजी का लगभग 90% मिडिल ईस्ट से आता है। अब इस डिपेंडेंसी का रियल रिस्क क्या है? वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के बाद जो शिपिंग इशू आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता रुक गया तो एलपीजी गैस फ्लो को हिट किया, राइट। और अब इसने क्या किया? अल्टरनेट रास्ता तलाशने पर मजबूर किया। लेकिन सवाल है, अल्टरनेट रास्ता क्या रातों रात आ जाएगा? आंसर है नो। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ने क्लीन कुकिंग को मास स्केल पर एक्सपेंड तो कर दिया, लेकिन रॉ फ्यूल के लिए हम अभी भी ग्लोबल डिपेंडेंट है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक एरिया पर डिपेंडेंट है। तो अगर गल्फ रीजन डिस्टर्ब हुआ तो भारत का एलपीजी सिस्टम टेंशन में आ जाता है। और ये वही पॉइंट है जो आम व्यूअर को समझना चाहिए कि गैस सिलेंडर जो घर का है वो लोकल लगता है, लेकिन उसका रिस्क ग्लोबल है। कारण तो एलपीजी बनाना कंपनियों के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है। ये सिंपल पॉइंट है। जब सरकार घर के सिलेंडर को सस्ता रखना चाहती है तो वाइल कंपनी को मार्केट रेट और सरकार के प्राइसिंग के बीच बैलेंस करना पड़ता है। इस वजह से एलपीजी हमेशा उनके लिए सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है। और क्राइसिस के समय जब सरकार बोलती है कि घर के लिए ज्यादा एलपीजी बनाओ, तो कंपनियों को अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है। मतलब उन्हें दूसरे ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट को छोड़कर एलपीजी को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ शॉर्टेज की नहीं आती, प्रॉब्लम ये भी है कि अवेलेबल फ्यूल को पहले किसको दिया जाए। और जब घरों को प्रायोरिटी मिलती है तो रेस्टोरेंट और कमर्शियल यूजर बहुत पीछे रह जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने मेहनत से कंटेंट रेडी किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सबको समझना जरूरी है। अब रीजन 3, डिमांड बहुत ज्यादा फट चुकी है। कैसे? इंडिया में एलपीजी एक्सेस लास्ट डिकेड में मैसिव स्केल पर एक्सपेंड हुआ है। यहाँ पर इंडिया में अब 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन है, जिनमें से 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला बेनिफिशियरी शामिल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने घर घर सिलेंडर पहुंचाया है तो हमें पता है कि हमें उसका अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना चाहिए था। यानी आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जहां क्लीन कुकिंग एक्सेस मिलियन से बढ़कर करोड़ ऑफ हाउस होल्ड तक पहुंच गया है, तो ये तो अचीवमेंट है। लेकिन अगर इंपोर्ट डिस्टर्ब हो जाए और लोग पैनिक में बुकिंग स्टार्ट करें तो सिस्टम तो कोलैप्स कर जाएगा। तो ऑयल मिनिस्ट्री ऑफिशियली ने खुद बोला है कि पैनिक बुकिंग और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, इसलिए बुकिंग गैप 25 दिन कर दिया गया है। कुछ
एरिया में रिफिल डिले 2 से 8 दिन तक शायद हो सकता है, जो न्यूज भी आ रही है। मतलब क्राइसिस का फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि हाई इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, शिपिंग डिस्टर्ब हुई, लेकिन ह्यूज डोमेस्टिक कनेक्शन बेस से पैनिक बुकिंग आई, कमर्शियल सेक्टर कोलैप्स कर गया और मार्केट में भी पैनिक फैल गया। यानी अगर हम किसी चीज को मास स्केल पर लेकर जा रहे हैं तो हमें शुरू दिन से अल्टरनेटिव रास्ता रखना चाहिए था। अब सबसे इंपॉर्टेंट एनालिटिक पॉइंट आता है कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने कुकिंग एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेटेजिक इशू की तरह ट्रीट ही नहीं किया। क्रूड ऑयल के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बहुत डिस्कशन होती है, लेकिन एलपीजी के केस में पब्लिक डिबेट बहुत कम होती है। हमने एलपीजी कनेक्शन बहुत तेजी से बढ़ाए, जो सोशल वेलफेयर के हिसाब से सही है, जो मैंने पहले भी बोला, लेकिन पैरेलल में 3 चीजें उतनी एग्रेसिव तरीके से नहीं बढ़ाई गई। पहला, सोर्स का डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, कमर्शियल बैकअप होना कि भैया ऐसे इशू आता है तो हमारा बैकअप क्या है। और तीसरा, अल्टरनेटिव कुकिंग इंफ्रा। और सबसे डेंजरस पॉइंट ये था कि इंपोर्टेड एलपीजी का बल्क मिडिल ईस्ट से आ रहा है और इंडिया अपनी एलपीजी डिमांड का अराउंड 60% इंपोर्ट करता है और इंपोर्टेड एलपीजी का 90% मिडिल ईस्ट से आता है। यानी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क सुपर हाई है। और ये वही गलती है जो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में मैं अपने ऑडियंस को बोलता हूं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड नहीं किया। अब एक इवेंट ने पूरा पोर्टफोलियो हिला दिया। फॉर एन एग्जांपल, आपने पूरा का पूरा पैसा आईटी सेक्टर में लगा दिया, एआई ने आईटी सेक्टर को बर्बाद कर दिया। आई बात समझ में? तो अब सरकार क्या कर रही है? अब फेयर होना भी जरूरी है। सरकार ने रिस्पॉन्स दिया और काफी एग्रेसिव दिया। और राइटर्स और अदर रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इमरजेंसी पावर इन्वोक की, रिफाइनर को एलजी आउटपुट मैक्सिमाइज करने का ऑर्डर दिया, लोकल एलपीजी प्रोडक्शन को 25% तक पुश किया गया, हाउस होल्ड को प्रायोरिटी दी गई, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर से गैस डाइवर्सन की लाइन ली और अल्टरनेटिव क्रूड, एलपीजी, एलएनजी सोर्स अरेंज करने की कोशिश की। यानी सरकार फुल एक्शन में आ चुकी है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और सरकार के साइड का पब्लिक मैसेज भी क्लियर है, पैनिक मत करो। यूनियन लेवल स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया फ्यूल शॉर्टेज फेस नहीं कर रहा है, सरकार क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ठीक है, तो यानी डोमेस्टिक एलपीजी को प्रायोरिटी दी गई और इंपोर्टेड एलपीजी बेस्ड नॉन डोमेस्टिक सप्लाई एसेंशियल सेक्टर जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए प्रायोरिटीज किया गया। यानी एक चीज और ध्यान रखो, एजुकेशन में और हॉस्पिटल में कमर्शियल सेंटर लगता है, वहां पर भी कमी नहीं आने दी गई है। इसका मतलब ये है कि सरकार हाउस होल्ड को भी शांति कर रही है और इमरजेंसी वाली जगह पर भी मैनेज कर रही है। सिर्फ अटका है तो आपका रेस्टोरेंट, बट वो भी बहुत बड़ा है जिसका अगर पहले दिन से हम सोच समझ और रास्ता लेकर चलते तो कहीं से दिक्कत नहीं होती। अगले कुछ दिनों में और हमें गुड न्यूज मिलेगी, सरकार किस तरीके से अनाउंसमेंट करती है, किस तरीके से इस गैप को भरती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला होगा देखने वाले। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे तो क्या लोग हर तरह की बात करते हैं, हर आदमी सरकार की खिंचाई करता है, बट देखने वाली बात होगी कि मुश्किलों से कौन कैसे निकलता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पे। जब गैस अनसर्टेन होती है तो मार्केट क्या होता है? अल्टरनेट रास्ता ढूंढता है और इस बार सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बना इंडक्शन कुकटॉप। अब यहां पर अगर आप देखो तो अमेजॉन ने इंडक्शन कुकटॉप की डिमांड में 20 फोल्ड सर्ज रिपोर्ट की है और फ्लिपकार्ट ने बताया कि सेल रिसेंट डे में ट्रिपल या कुछ अपडेट के मुताबिक 4 गुना 6 गुना हो गई। स्पेशली दिल्ली, कोलकाता, यूपी जैसे मार्केट से जबरदस्त ऑर्डर आ रहा है। अगर आप नेट पे जाओगे, अमेजॉन पे जाओगे, जेप्टो पे जाओगे, ब्लिंकिट पे जाओगे, आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब बिक चुका है। लेकिन यहाँ पर अगेन सरकार को एक चीज करनी चाहिए थी जिसकी मैं डिमांड करूंगा। प्राइसेस लास्ट 2-3 दिन में बहुत तेजी से बढ़ दिए गए। अब बढ़ा क्यों दिया गया? क्योंकि वही डिमांड है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज इंडक्शन को खरीदने वाले कौन? मिडिल क्लास लोग। और मिडिल क्लास की ऑलरेडी नौकरी और चीजों पर आफत है, तो उस कंडीशन से सरकार को एक्शन रखना चाहिए था। भैया जितने भाव में बेच रहे हो वो भी तुम्हारा प्रॉफिट था, तो अभी इस इमरजेंसी के कंडीशन में प्रॉफिट कमाने के बारे में ना सोचो। क्योंकि अगर हम किसी की मजबूरी को देखकर प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे गंदा काम कुछ हो ही नहीं सकता है मेरी नजर में। सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, आप अपना नजरिया कमेंट में बताइएगा। तो मुझे लगता है यहां पर भी सरकार का एक एक्शन जरूर आना चाहिए कि भैया कोई चीज की इमरजेंसी है तो सरकार को भी पता है कि भैया इंडक्शन लोग लगाएंगे, इंडक्शन की ऑर्डर आ रही है, तो वहां पर अगर सरकार का इस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन आ जाए तो ये भी बहुत फायदा करता है। और अल्टरनेट कुछ अगर बिजनेसमैन ऐसा उसका फायदा लेने का कोशिश करता है तो वहां पर वो डरता है। क्यों डरता है? कि उसको पता है सरकार डंडा चला दे।
तो ये पूरा नजरिया है जो इस तरीके से चल रहा है, जिस पर हमारी क्लोजली नजर है। बट हमें भी बहुत सीखने की जरूरत है, सरकार को भी इस प्रोसेस से पूरा सीखने की जरूरत है और कुछ बेहतर निकाल कर लाने की जरूरत है। जहां पर मैंने अपना नजरिया भी बताया कि कहाँ कैसे क्या मिस्टेक हुआ है, जिस चीज को सही करने की जरूरत है, आपको भी बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेसमैन लोग सुन रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भैया मिडिल क्लास से ऐसी क्राइसिस के समय, जो मान लो रेस्टोरेंट चला में उनकी नौकरी चल रही है, उनकी कमाई चल रही है, उनसे आप इस तरीके से पैसा ले रहे हो, तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो ये एलपीजी शॉर्टेज की कहानी नहीं है, इंडिया की एनर्जी की कहानी है, जो उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में कुछ नई कहानी लिखेंगे, कुछ नए अल्टरनेट रास्ते पे जाएंगे, जिससे कि हम बेहतर बन के निकल सकें। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करके प्यार दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहां बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है QR कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।